You are currently the only person in this conference. चलो चलो अच्छी बात है। तो कल हमने क्या किया था? फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर। आज क्या करना है? सेकंड, थर्ड और साथ में सेकंड और थर्ड करना है। उसके बाद फोर्थ तो हुआ ही नहीं। हाँ, फ्रेंच आती है आपको? फिर कैसे करते? क्या ला? पानी ले आओ। चाय ले आओ, है? पानी ले आओ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। उनकी अपनी लैंग्वेज है, उनकी लैंग्वेज में हो सकता है हमारे कुछ टर्म्स उल्टे पुल्टे हों, तो वो हंसेंगे हम पे कि क्या बोल रहा है। तो वो तो लैंग्वेज की अपनी ब्यूटी है। हा? क्या आजकल फ्रेंच का बड़ा कंसेप्ट है, लोग फ्रेंच बहुत सीख रहे हैं और इंडिया में भी वो पॉपुलर हो रहा है। इंग्लिश के बाद एक अच्छे पॉपुलर लैंग्वेज के रूप में उसको एस्टेब्लिश किया गया है। हाँ, स्पेनिश बहुत सारे कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिका वगैरह जो है वहाँ पे भी स्पेनिश बोले। नहीं, स्पेनिश वाकई में लैटिन अमेरिका में हम जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है। लातविया वगैरह जो कंट्रीज हैं, पुराना है इसलिए, पहले से बसा हुआ है ना, इसलिए लैटिन अमेरिका कहते हैं। ट्राइबल कल्चर था ना ये सारे कंट्रीज में। ये जो जितने कंट्रीज थे इनमें ट्राइबल कल्चर था काफी पहले। अभी भी आप जाएंगे जैसे कि साउथ अमेरिका में जितने भी कंट्रीज हैं वहां पे जो जाएंगे तो वहां पे रहना काफी डिफिकल्ट है। मौसम जो है ना वो काफी बरसात वाला है। आप अमेजन का नाम सुना होगा, अमेजोन जो है फॉरेस्ट वहीं पे है। तो वहाँ पे ट्राइब्स बहुत तरह के हैं, बहुत तरह के जीव जंतु है, अजीब तरह के जहरीले कीड़े मकोड़े होते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा कहते हैं ना तरह के जीव जंतु वहीं पाए जाते हैं। तो अभी भी वहाँ पे ट्राइब्स अभी भी रहते हैं काफी सारे। तो वहाँ के जो लोग हैं, अगर आप जाएंगे उन आइलैंड्स में जाएंगे तो उस आसपास में जो आइलैंड्स हैं वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो वो आइलैंड्स के जो लोग हैं वो बहुत तगड़े और बड़े बड़े होते हैं, जो नोमैडिक लोग होते हैं। 6.5 फुट, 7 फुट, 7.5 फुट, 8 फुट और एकदम तगड़े। ये जो आप WWE में जो पहलवान देखते हैं ज्यादातर वही से तो आते हैं। ये जो रॉक वगैरह है जो 6.5 फुट हाइट के नहीं, बड़े बड़े से तगड़े से जो WWF वगैरह फाइटर्स जो होते हैं बड़े बड़े। रहन सहन का फर्क आता है ना कि अब इंडियंस जो थे उनकी हाइट इतनी नहीं थी, बिल्ट भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन अब देखेंगे आप धीरे धीरे आप इंडियंस की भी सिस्टम हाइट भी बढ़ रही है ना, बिल्ट भी ठीक हो रहा है। तो धीरे धीरे सिस्टम बन रहा है, जैसा रहन सहन होगा, खान पान होगा, सिस्टम बनता जाएगा। नहीं, आप जितना अपना टेक केयर करेंगे उतने आप अच्छे लगेंगे, आप जितना टेक केयर नहीं करोगे उतने आप डल होते जाओगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड कर्नाटिक वॉर। अब सेकंड कर्नाटिक वॉर के जब हम बात करेंगे ना तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो इन्फ्लुएंशियल नाम आएगा वो किसका नाम आएगा? ड्यूप्लेक्स का। कौन है ये? फ्रांसीसी गवर्नर जनरल ड्यूप्लेक्स है। तो ड्यूप्लेक्स जो है, अब यहाँ पे दो चीज समझ लीजिए कि जैसे कि आपने देखा कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, या फिर इंडियंस को रिक्रूट करके अपनी आर्मी बनाने की पॉलिसी, या फिर अपनी आर्मी को किराए पे देने की पॉलिसी, या फिर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में इन्वॉल्व करने की पॉलिसी, ये जो आप ब्रिटिश के टाइम पे देखेंगे वो एक्चुअली शुरुआत ड्यूप्लेक्स ने की थी। इसलिए इसको कर्नाटक वॉर भी कहते हैं। ज्यादातर लड़ाइयां जो हुई हैं वो कर्नाटक के आसपास ही हुई हैं। और कर्नाटक क्या है आपने पढ़ा था, हैदराबाद का एक सब सूबा है। और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ऑलरेडी फ्रांसीसियों से हार चुके हैं। कौन सी लड़ाई हुई थी? बैटल ऑफ, कल पढ़ा था हमने, सेंट थोम। बैटल ऑफ सेंट थोम में फ्रांसीसी ऑलरेडी नवाब को हरा चुके हैं, जिनकी सेना जो थी करीबन 10,000 की थी और ये हजार के आसपास भी नहीं थे, और इन्होंने इनको हरा दिया था। तो आप सोच सकते हैं अपने 10 गुना बड़ी आर्मी को
फ्रांसीसी ने हरा दिया। तो इससे खोखलापन जो है हमारी जो आर्मीज का, जो यहाँ के जो मिडिवल टेक्निक का, वो यहाँ पे सामने आता हुआ आपको दिखाई देता है। क्लियर? अब ड्यूप्लेक्स को ये बात समझ में आ चुकी है कि अगर इंडिया में रूल करना है तो इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को अपने कब्जे में करना होगा। देखिए, कोई नई बात नहीं है, इस बात को समझो। आज भी ये चीज चलती है कि जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस होते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस रखा जाए। तो हमेशा ये बात डिस्कशन में आती है कि जब भी आप डेमोक्रेसी को देखते हो एज ए डेमोक्रेसी, तो क्या वो रियल डेमोक्रेसी है? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग कौन करते हैं? बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस करते हैं। और ये बिजनेस हाउसेस जरूरी नहीं है कि इंडिया के ही हों। पहले जो इंडिया के बाहर के पैसा भी यहाँ पे लगता था, इलेक्शंस में लगता है, ये आपको अच्छे से पता है। अमेरिका से भी आता है, यूरोप से भी आता है, बहुत सारे कंट्रीज हैं उनसे भी आता है। क्यों आता है? क्योंकि उनको पता है कि अगर उनके पैसे खर्च करने से यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो उनके हिसाब से हो गया, तो आने वाले टाइम पे वो अपनी पॉलिसीज बना सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए और एक लंबे समय तक उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये सेम पैटर्न आप यहाँ पे देखेंगे कि जो भी बिजनेस में पावरफुल होता है वो कोशिश करता है कि वो पॉलिटिकल पावर भी ले। ज्यादातर आप बिजनेसमैन को देखेंगे या पैसे वाले घरानों को देखेंगे कि वो पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं। वैसे भी पॉलिटिक्स आम आदमी के बस की बात तो है ही नहीं। ना आपके पास पैसा है, ना आपके पास टाइम है, ना आपके पास इतनी एनर्जी है, ना आपकी समझ इतनी ज्यादा है। क्योंकि आपको तो मशीन बना दिया गया है ना, आपको मशीन बना दिया गया है कि आप बस सुबह से लेकर शाम तक काम करेंगे, एक सिस्टम को पैटर्न करेंगे, वापस आएंगे, खाएंगे पिएंगे, सो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे, काम करेंगे। तो आपको एक पैटर्न में ढाल दिया गया। तो सोसाइटी ने डाला, आपकी फाइनेंशियल जरूरत ने डाला, या एक इकोनॉमिक सिस्टम है उसने डाला, आप डल चुके हैं उसमें। आपके पास टाइम नहीं है। टाइम किसके पास है? जिसके पास पैसा है। और जिसके पास पैसा है वो क्या करेगा? पॉलिटिक्स में जाएगा, और पॉलिटिक्स में जाएगा और क्या करेगा? पॉलिटिक्स का बेनिफिट अपने बिजनेस को बढ़ाने में करेगा। तो डेमोक्रेसी को, एक्चुअल डेमोक्रेसी, कई बार उस पर डाउट इसलिए भी उठाया जाता है क्योंकि कई तरह से इसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, स्पेशली थ्रू मनी पावर। तो ये आज भी है, और आज इसको क्या कहते हैं? नियो कोलोनलिज्म। क्या कहते हैं? नियो कोलोनलिज्म। क्यों कहते हैं नियो कोलोनलिज्म? क्योंकि अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री या बाकी यूरोपियन कंट्रीज या अरबियन कंट्री जो है, या चाइना जैसी कंट्री, अब वो सिस्टम नहीं रहा कि वो कॉलोनीज बनाएंगे, अक्वायर करेंगे, जीतेंगे, फोर्स भेजेंगे। अब वो टाइम कहां है किसी के पास? अगर किसी के सरकार को हटाना है तो बांग्लादेश वाला सिचुएशन कर दो। नहीं, गद्दाफी के टाइम जो हुआ था वैसे सिचुएशन कर दो। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वहीं के लोगों को उसके गवर्नमेंट के खिलाफ भड़का दो, सारे अपोजिशन पार्टी को एक तरफ कर दो, विद्रोह करा दो, सरकार अपने आप खत्म हो जाएगी। समझ रहे? पैसा क्या ना कराता, सबको पैसा चाहिए, सबको पावर चाहिए। तो न्यू कॉलोनिज्म क्या है? न्यू कॉलोनिज्म का मतलब ये हो गया कि आप किसी कंट्री में इतनी इन्वेस्टमेंट कर दीजिए कि वो आपका गुलाम बन जाए। चाइना क्या करता है? ये करता है ना, पोर्ट बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, वो इतना ज्यादा पैसा लगा देता है कि उसका इंटरेस्ट देते देते कंट्री बर्बाद हो जाती है। फिर उसके कई सारे पोर्ट्स उसको देने पड़ते हैं चाइना को। पाकिस्तान तभी तो बर्बाद हो गया। चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसमें चाइना ने इन्वेस्ट थोड़ी किया था, कर्जा दिया था। अगर पाकिस्तान उसको पूरा नहीं कर पाएगा तो सारा कर्जा उसे वापस करना पड़ेगा। वापस करते करते पता लगे पूरा पाकिस्तान एक चाइना के कब्जे में आ गया। तो ये न्यू कॉलोनिज्म है, नए तरीके हैं गुलाम बनाने के। तो यहाँ पे ड्यूप्लेक्स के दिमाग में यही चीज चल रही है। वो ये समझ रहा है कि अगर मैं हैदराबाद और कर्नाटक के मैटर में अपने आप को इन्वॉल्व कर लूं और मेरा चूज किया हुआ अगर कंटेंडर जो है वो नवाब बन जाता है, फिर तो मेरा वारंट नहीं आ रहा है, मेरा बेनिफिट ही बेनिफिट है। और यही कारण हुआ कि जैसे ही ड्यूप्लेक्स इस तरह से अपने आप को इन्वॉल्व करता है एक कंटेंडर के साथ, दूसरे कंटेंडर को अंग्रेजों को सपोर्ट करना पड़ता है। क्योंकि अगर इन जगहों पे फ्रांसीसी मजबूत हो जाते तो अंग्रेजों के लिए रहना मुश्किल हो जाता। और यहीं से शुरुआत होती है सेकेंड कर्नाटक वॉर की या एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल की, जो आपको पढ़ना और समझना है। तो लिखिए, सेकेंड कर्नाटक वॉर का टाइम
1748 to 54, sorry 49 to 54, 1749 to 1754, क्योंकि मेरे ख्याल से 47 तक तो वही चला था ना, ये 48 तक चला था, हाँ फिर 48 से दोबारा शुरू हो गया, 748, हाँ 48 49 एक साल के बाद शुरू हो गया। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखिए 1748। क्या हुआ था? निजाम ऑफ हैदराबाद आशरफ जा डाइड, याद है? निजामुल मुल्क आसफ जा, याद है कि भूल गए? नाम याद है? निजाम लिखिए, आसफ जा भी कहते थे ना, आसफ जाही डायनेस्टी में समझाया था आप लोगों को, तो लिखिए नवाब ऑफ हैदराबाद हमने जब उसका डी कैपिटल कर दिया, राइट, ठीक है। आसफ जा साहब मर गए, अब आसफ जा मर गए तो उनके गद्दी को चुनौती करने के लिए भी कोई ना कोई आएगा, क्योंकि मुस्लिम सोसाइटी में जब आप मुगल सिस्टम देखते हैं तो वहां पे कोई सक्सेशन का रूल नहीं है, कोई युवराज उराज डिक्लेयर नहीं करते थे, तो जिसके पास ताकत है वो जीत लेता था। नॉर्मली देखेंगे तो लड़ाइयां ही होती थी, एक के मरने के बाद लड़ाइयां ही होती थी, ठीक है। तो लिखिए ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन नसीर जंग। नसीर जंग इनको सक्सीड कर रहे हैं और ये 1748 से 50 तक रहे भी, नवाब रहे, लेकिन इसको चैलेंज किसने किया? चैलेंज्ड बाय हिज कोरोनेशन बाय हिज नेफ्यू क्या नाम था? मुजफ्फर जंग। कोरोनेशन मतलब उसका सिंहासन रोहन, गद्दी, गद्दी पोश क्या कहते हैं, गद्दी नशीन, सिंहासन में बैठाना, मतलब क्राउंड। उनका बेटा था ना, उसको बिठा दिया उसको, हाँ, लेकिन उसको चैलेंज किया किसने? मुजफ्फर जंग ने, जो उसका भतीजा था, ठीक है। और ये ग्रैंडसन था किसका? निजामुल मुल्क आसफ शाह का, तो इसका भी क्लेम था, ये अपना क्लेम मांग रहा था, क्योंकि भतीजा था ना, दो बच्चों के में से एक बच्चे का बेटा था वो। नसीर जंग का भतीजा था, यानी कि ये पोता था निजामुल मुल्क का। नेक्स्ट लिखिए, सिमिलरली अब यहां पे हो गया आपका हैदराबाद में, समझ में आ गया? हैदराबाद में दो लोगों के बीच डिस्प्यूट चल रहा है, नसीर जंग और उसका भतीजा, इन दोनों के बीच डिस्प्यूट चल रहा है, ओके। अब ये हैदराबाद है, हैदराबाद के बाद आते हैं कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक में क्या हुआ? नवाब कौन थे? इसको चैलेंज किया चंदा साहेब ने,
कौन थे चंदा साहेब? इसके ब्रदर इन लॉ। क्लियर? ब्रदर इन लॉ। अनवरुद्दीन के जो ब्रदर इन लॉ थे चंदा साहेब। ठीक है। अब अनवरुद्दीन, चूंकि फ्रेंच से पहले ही इनका सिस्टम खराब था, तो अनवरुद्दीन को सपोर्ट किसने किया? ठीक है। अब आप देखिए, एक चीज को देखिए, दो लोगों के बीच लड़ाई हो रही है, तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? ताकतवर को कि कमजोर को? कमजोर को करेंगे। किसको करेंगे? कमजोर को क्यों करेंगे आप? हाँ, आप मजबूत तो क्यों करेंगे? क्योंकि चांसेस ज्यादा है जीतने के। लेकिन जब मजबूत होगा वो तो ऑब्वियस है ना कि आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। इसको छोड़ दो ना एक बार कुछ देर के लिए। आपके सामने यहाँ हैदराबाद की गद्दी है और कर्नाटक की गद्दी है, तो नॉर्मली ये होता है कि आप मजबूत को सपोर्ट करने आते हैं, लेकिन वो गलत स्ट्रेटेजी होती है। तो यहाँ पे फ्रेंच ने क्या किया, जितने वीक थे चंदा साहेब और दूसरी तरफ मुजफ्फर जंग, उनको सपोर्ट किया फ्रेंच ने, और दूसरों को सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स ने। तो लिख लेते हैं इसको। देखिए, मुजफ्फर जंग एंड चंदा साहेब को किसने सपोर्ट किया? ये हो गया फ्रेंच, ये हो गया इंग्लिश। क्लियर? अब यहां पे आ गए इंग्लिश, और यहां पे आ गए फ्रेंच। ठीक है। मुजफ्फर जंग और चंदा साहेब को फ्रेंच ने किया, और अनवरुद्दीन और नासिर जंग को ब्रिटिश ने किया। Was killed by French. Anwaruddin was killed by French. Battle of Ambur. Near Vellore. एक मुसीबत टल गई। अनवरुद्दीन को पहले भी हराया था, फिर से दोबारा से हराया और उसको मार दिया। अगस्त 1749। कर्नाटक के नवाब को फिर से एक बार फ्रांसीसियों ने हरा के मार दिया। क्लियर? नसीर जंग कहां गया? ये रहा नसीर जंग, इसको भी फ्रांसीसियों ने मार दिया। इन दिसंबर 1750। दोनों ही मुसीबत खत्म, तो कौन गद्दी पे आएगा? तो मुजफ्फर जंग बिकेम द सूबादार ऑफ डेक्कन। लिखिए,
and amply rewarded the French for their support. काफी सारा है AMPLY एम्पली मतलब बहुत सारा रिवॉर्ड दिया। ऑब्वियस उनके सपोर्ट से जीता था ना वो, तो ऑब्वियस वो हेल्प करेगा, सपोर्ट का उसका रिवॉर्ड तो देगा ना। लिटिल बिट। तो क्या किया इन्होंने, ड्यूप्लेक्स जो था वो क्या बन गया, Duplessis appointed the governor of all Mughal territories. ड्यूप्लेक्स को गवर्नर बना दिया गया। इसमें थोड़ा सा करते हैं साउथ ऑफ रिवर कृष्णा। इनको बना दिया ना हैदराबाद में, ऑब्वियस हैदराबाद उसके आस आ गया, तो डेक्कन बेसिकली उस पर कब्जा हैदराबाद का ही था, तो उन्होंने उसको उसका गवर्नर अपॉइंट कर दिया। साउथ ऑफ कृष्णा रिवर। ठीक है, और अ फ्रेंच आर्मी अंडर जनरल बस्सी, ऑफिसर बस्सी कर लीजिए, was stationed ठीक है एट हैदराबाद। क्लियर, हैदराबाद कब्जा कर लिया। हैदराबाद कब्जा करने के बाद गवर्नरशिप भी ले ली, कई सारी टेरिटरीज भी ले ली, और उसके बाद अपना एक ऑफिसर बस्सी भी वहां पे अपॉइंट कर दिया अपने एक आर्मी के साथ, ताकि कोई और प्रॉब्लम वहां पे नहीं हो। अब ये सिचुएशन को देखने के बाद आपको क्या लगेगा, ठीक है। साहब बनेंगे ना, ऑब्वियस अनवरुद्दीन को जब मार दिया 1749 में, तो अनवरुद्दीन को मारने के लिए फ्रेंच, यहाँ पे आप देखेंगे मुजफ्फर जंग और चंदा साहब तीनों मिलकर के अनवरुद्दीन को मारेंगे ना, और उसको मारने के बाद चंदा साहब वहां गवर्नर बन जाएंगे। लेकिन ऐसा सिचुएशन थोड़ा सा ट्रिकी बन जाएगा, क्योंकि अंग्रेज भी यहाँ पे आ चुके हैं। अब इसको देख के आपको क्या लगेगा कि फ्रेंच पूरी तरह से हावी हो चुके हैं, पूरी तरह से उनके हाथ में कब्जा आ चुका है, लेकिन इस सिचुएशन में गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्या होगा जी, अब ब्रिटिशर्स आ गए। तो पहले लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझा देता हूं। पहले इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। लिखिए इन 1750 सबसे पहले कीजिए 1749 है ना, 1749 समझ लीजिए पहले। 1749 क्या हुआ था इस टाइम पे, नूरुद्दीन वाज किल्ड,
लिखा था ना आपने, तो इसमें लिख लीजिए, आफ्टर द डेथ ऑफ अनवरुद्दीन, his son run away, his son run away to Trichinopoly. ठीक है, तो त्रिचुनापल्ली चले गए। त्रिची केरला, त्रिचुनापल्ली उसी को कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे आते हैं 1750 में। नसीर जंग was also killed by मुजफ्फर जंग। ये हम कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। दो सिचुएशन बन गई। with the help of बस्सी, चंदा साहब, बच्चे समझ गए कौन सा है? हाँ, साहिब became द नवाब। कहां का नवाब बनेगा चंदा साहब? यस। यहाँ पे तीन डेट्स आप देखिए, 49, 50, 51। इन 3 सालों में डेवलपमेंट क्या हुआ? फ्रांस के तीनों लोग, जो 2 लोग हैं जिनको उन्होंने सपोर्ट किया था, वो नवाब बन चुके हैं। सेवनटीन 51 में एक और चीज हुआ, मुजफ्फर जंग वॉज डाइड। मुजफ्फर जंग अभी बना ही था नवाब 50 में, हाँ, उसको नसीर जंग को मार के, और 51 में उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इसका नाम है मोहम्मद अली। उसका बेटा है। अब यहां पे एकदम से चीजें बदलेंगी जब फ्रेंच और चंदा साहब दोनों मिलके मोहम्मद अली को घेरेंगे। कहां घेरेंगे? कहां गया था वो? त्रिचिन्नपल्ली में ये बैठा हुआ है। अब त्रिचिन्नपल्ली को चारों तरफ से कौन घेर रहा है? फ्रेंच एंड चंदा। कहते हैं ना, बहादुर के लिए कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होता। यहां पे एक बहादुरी दिखाई। एक तरफ कर्नाटक की आर्मी अनवरुद्दीन के बेटे मोहम्मद अली को पकड़ने के लिए त्रिचुनापल्ली में चारों तरफ से घेर डाल के बैठी हुई है। लेकिन चंदा साहब को यह नहीं पता कि जो कर्नाटक का कैपिटल है वो कौन सा है? वो खुला पड़ गया। अब यहां पे डिफेंस जो है वीक हो गई। आरकोट, हाँ। अब यहां पे सारी सेना बैठी हुई है,
अब यहाँ पे एक ऑफिसर है, ब्रिटिश ऑफिसर, उसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम है, जो बाद में भी आपका आएगा। रॉबर्ट क्लाइव कौन है? एक क्लर्क था पहले, क्लर्क से धीरे धीरे आर्मी सोल्जर बना, आर्मी सोल्जर के बाद आर्मी ऑफिसर बना। अब यहाँ पे एक ही मौका मिला क्लाइव को, क्योंकि उसको उसने समझ लिया था कि सारी की सारी सेना जो है मोहम्मद अली के पीछे पड़ी हुई है, और वहां पे अगर कोई सेना हुई भी आरकोट में तो बहुत कम होगी जो डिफेंस के लिए होगी शहर की। मोहम्मद अली अनवरुद्दीन का बेटा है और चंदा साहब का दुश्मन है, क्योंकि जब तक ये जिंदा है ब्रिटिशर्स चंदा साहब के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते रहेंगे। ये भाग के चला गया अपने फादर के डेथ के बाद तिरुचिरापल्ली में, त्रिची में छुप गया। त्रिची को घेरा डाल दिया फ्रेंच ने और चंदा साहब ने पूरी ताकत के साथ। लेकिन ये भूल गए कि इनका खुद का कैपिटल भी डिफेंसलेस हो चुका है। अब यहाँ पे जो ब्रिटिश ऑफिसर है क्लाइव, वो करीबन 500 इंडियन सोल्जर्स, करीबन 500 ब्रिटिश सोल्जर्स और 750 के आसपास इंडियन सोल्जर्स को लेकर के आरकोट के ऊपर इसने अटैक कर दिया। अब आप अपने कैपिटल को बचाओगे या मोहम्मद अली को पकड़ोगे? अभी कैपिटल ब्रिटिशर से कब्जे पे चला गया। अब चंदा साहब ना घर का ना घाट का, बिना कैपिटल के बाहर घूम रहा है। ये सिचुएशन जो हुई, इसी ने सारा सिचुएशन को टर्न अराउंड कर दिया और फ्रेंच और चंदा साहिब ये दोनों ही अंग्रेजों के साथ पीस ट्रीटी करने के लिए मजबूर हो गए। ठीक है, मतलब सर जब ये चंदा साहिब और ये फ्रेंच जब वहां पे गए थे मोहम्मद अली के पास में, जब ब्रिटिश ने पे ठीक है, समझ में आ गया। अब एज किसी के पास नहीं रहा, कर्नाटक रह गया अंग्रेजों के पास, और हैदराबाद में लगभग अभी भी कब्जा फ्रेंच का ही रहा है। द सेकेंड वॉर कैसे खत्म हुआ? द वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। दिसंबर 1750। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ? मोहम्मद अली वॉज एक्सेप्टेड द नवाब ऑफ कर्नाटक। एक ही एक्शन ने कर्नाटक को बचा लिया और मोहम्मद अली नवाब बन गए कर्नाटक के, और इससे ब्रिटिशर्स को बहुत बेनिफिट मिला। और अभी भी हैदराबाद रिमेन्ड विथ फ्रेंच कंट्रोल। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? एक दो पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। समझ में आया पूछ लेना। क्या समझ में आया प्रवीण, पूछिए। आरकोट कैपिटल है कर्नाटक का। ब्रिटिश मोहम्मद अली बन गया ना वहां पे। थर्ड एंग्लो कर्नाटक वॉर, सॉरी थर्ड कर्नाटक वॉर या थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर।
कब से कब तक? 1756 टू 63, बिल्कुल सही। खत्म। चंदा साहब या इस तरह के कोई भी लोग जो होते हैं, जो जरूरत खत्म हो जाता है तो वैसे भी खत्म हो जाते हैं। ट्रीटी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, उसको पेंशन दे दिया होगा, थोड़ा बहुत कहीं बिठा दिया होगा। ठीक है, जब तक जरूरत है तब तक इस्तेमाल होता है ना चीजों का। आपका जरूरत ही खत्म हो गई तो फिर क्या करना? नहीं, उसको रखेंगे, ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल माइलेज देने की कोशिश करेंगे, उसको रखेंगे, पेंशन देके रखेंगे अपने पास कि जब कभी ऐसा मौका मिले कि इसका इस्तेमाल करके वहां पे बेनिफिट उठाया जा सके, उसका बेनिफिट उठाया जाए। ठीक है, अभी आप आगे बढ़िए, चंदा साहब की तरफ मत जाइए, अभी आप मेन मेन चीजों के ऊपर फोकस कीजिए, जो याद रखना है उसको याद रखते हैं। ठीक है, क्योंकि हाँ, क्योंकि पता क्या, फिर वो, क्योंकि ध्यान आपका चंदा साहब में चला जाएगा, बाकी चीजें भूल जाएंगे। तो आप बाकी चीजों को याद रखिए, इंपॉर्टेंट चीजें मैंने लिखाई है आपको, उसको आप बार बार पढ़ते रहिए, समझ में आ जाएगा। थर्ड कर्नाटक वॉर में शुरुआत कैसे हुई? लड़ते सीखे ताही वार हुई है। मैं पंजाबी बोलता, हद होगी, मैं पंजाबी क्यों नहीं बोल सकता? पंजाबी सिर्फ पंजाबी बोला, इन्होंने पसंद नहीं मेरी पंजाबी। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਫਿਰ। देखो, कोई बंदा परफेक्ट तो हो नहीं सकता। लैंग्वेज इज अ बेसिकली प्रोसेस ऑफ लर्निंग। देखो मेरी मेरी देखो, मेरी गल सुनो। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि हम जब इंग्लिश बोलते हैं तो क्या हम ब्रिटिश की तरह इंग्लिश बोलते हैं, अमेरिकन की तरह बोलते हैं? आप जैसे वैसे ही बोलते हो ना। एंड वेयर आर यू, पंजाबी इंग्लिश होती है, और फिर वेयर आर यू। तो आपका अपना एक तरीका होता है जो बचपन से आपने लर्न किया है। अब जो बचपन से मैंने सीखा है उसको कैसे छोड़ दो? जो बात करने का तरीका हमारा है वो तो रहेगा, लेकिन आप नई लैंग्वेज सीखने की कोशिश तो करते रहो। प्रोनाउंसिएशन और बाकी जो ये स्टाइल ऑफ स्पीकिंग है डिफरेंट होगा ही ना। आपके पंजाब में ही कई तरह के पंजाबी बोलते हैं लोग, बोलते हैं ना, कई बड़े ठेठ बोलते हैं, कई बड़े सिंपल बोलते हैं ना। तो वो अलग अलग जगह के अलग अलग तरीके तो होंगे। आप मेरा भी कोई पंजाब में कोई अलग सा जगह मान लो कि मैं भी ऐसे ही बोलता हूँ, नहीं? चलो भाई, कोई नहीं, मिक्स कर लेंगे, पंजाबी ते हिंदी ते अंग्रेजी सब एक ही, अपनी भाषा, सारी मातृभाषा है अपनी, है? आगे बढ़ते नेक्स्ट, थर्ड वॉर। तो क्यों शुरू हुआ था? 7 ईयर वॉर में कहां लड़ाई हो रही थी? देखो मैं अभी आ गया ना, मैं कितने कितने हो रही थी दसो मैनू। एक ते अमरीका च हो रही थी, अमरीका, कनेडा। हम प्रोनाउंसिएशन ठीक है? हाँ हम ठीक। देखो लिखते भी इसको ऐसे ही है ना, कनेडा। कनेडा। चलो भाई ठीक करो, आ जाओ। ठीक करो, मुझे भी सिखाओ। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, पंजाबी मान लो इन्हों। अच्छा, कनाडा नहीं है, कनेडा। तो बोलते भी जो पंजाब में टिपिकल है। अच्छा, अमरीका लिखते हैं उसको, लिखने में अमरीका लिखते हैं, अमेरिका नहीं बोलते, वो अमरीका बोलते हैं। अमरीका, कनाडा, यहाँ भी लड़ाई चल रही है, अफ्रीका में भी लड़ाई चल रही है, एशिया में भी लड़ाई चल रही है। ठीक है, अब फ्रांसीसी जो है ये हर जगह पे इनको परेशानी है। अब फ्रांसीसियों को दिक्कत कहां कहां पे हुई? कनाडा भी हाथ से गया, इंडिया भी हाथ से गया, क्या? अब दो मेजर चंक तो चले गए उनके पास। अफ्रीका में कुछ एक कॉलोनीज उन्होंने लिए, चलो बच गए,
लेकिन फ्रांसीसियों को इस लड़ाई में बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलता है और इसी का बदला उन्होंने लिया कहां पे? अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर हमसे कनाडा लिया है तो हम तुमसे तुम्हारा अमेरिका ले लेंगे। और हुआ भी यही, अमेरिकन ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, बोला हम तो इंडिपेंडेंट हैं, गुलाम कर सकते हो तो गुलाम कर लो। फिर लड़ाई शुरू हुई, लंबी लड़ाई चली, इसमें फ्रांसीसियों ने बहुत हेल्प की। जितनी आर्म्स एमुनिशंस अमेरिकन के पास थी वो सारी फ्रांसीसियों ने दी, है ना। लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी के लड़ रहे थे, वहां पे लड़ाई लड़ी, उनकी हेल्प करी। अल्टीमेटली अमेरिकन जीत गए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को सरेंडर कराया, है ना, और डिक्लेरेशन दी अपने इंडिपेंडेंस की। उसके बाद फ्रांसीसियों ने कहा कि नलायकों, तुम अमेरिकन के इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस के लिए लड़ रहे हो वहां पे, हमारे क्या, हमारे राइट्स है क्या? और इसके बाद आप वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन को भी देखोगे कि वहां के लोगों ने भी कहा हमें भी तो राइट्स, तुम किसी और की इक्वलिटी के लिए लड़के आ रहे हो, हमें तो कोई पूछ नहीं रहा, हमारी हालत खराब है। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है ना, वो सब जगह चलते चले जा रही है और इसको आपको समझने की जरूरत है। और इंडिया में क्या हुआ? इंडिया में इस लड़ाई के बीच में मैंने बताया था एक लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ पलासी। इसके बाद अंग्रेजों की ताकत बदतरीन तरीके से बढ़ गई, काफी ताकतवर हो गए, पैसा बहुत आ गया और अंग्रेजों ने उस ताकत का इस्तेमाल किसके खिलाफ किया? फ्रांसीसियों के खिलाफ किया। और फ्रांसीसियों के तरफ सेकेंड वॉर के डिबेकल के लिए किसको जिम्मेवार माना गया? ड्यूप्लेक्स को। और किसको माना गया? ला बार्दोनेस, क्या नाम था उनका? ला बार्दोनेस, जो मॉरिशस के मेरे ख्याल से के गवर्नर थे। तो ला बार्दोनेस को तो जेल में डाला गया करप्शन के चार्जेस में, और ड्यूप्लेक्स को जिम्मेवार माना गया इस पर्टिकुलर डिबेकल के लिए, जिसमें उनको कर्नाटक से हाथ धोना पड़ा। 1799। हाँ, तो इसके एकदम से नहीं हो जाएगा ना, शुरुआत तो धीरे धीरे होती है। कोशिश तो उन्होंने पहले पीसफुली की ना, रिवोल्ट तो आप तब करते हो ना जब आपके सारे कोशिशें फेल हो जाती है। हर जगह कॉलोनीज में अपने कब्जे जमाने के लिए हर जगह पे शुरू हो गई थी। अमेरिका में शुरू हो गई, इंडिया में तो चली रही थी, तो हर जगह शुरू हो गई। तो 7 साल तक लगातार चलती रही थी। 7 साल तक वॉर चलना को आसान थोड़ी होता है। चलिए तो लिखिए, संख नहीं, वो ये जो लड़ाइयां होती है ना, डिफरेंट तरीके से होती है। इसमें अलग अलग जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स होते हैं उनको जीतने की कोशिश, डिफेंड करने की कोशिश, इस तरह चलता है ना सिस्टम। हाँ, हाँ। उसके बाद फिर जैसे कि वो अपनी आर्मी को वहां पे भेजेंगे, आगे बढ़ा रहा है, कोई आर्मी है पीछे कर रहा है, तो उस तरह से होता है कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स कौन कौन से हैं, फिर वो डिफाइन होते हैं, फिर वो आर्मी पूरी की पूरी पुश की जाती है, देखा जाता है पहले कितना एम्बुश है, क्या है, फिर उसको लड़ाइयाँ होती है। तो दिन में अगर ताकतवर नहीं है तो, दिन में अगर डिफेंस स्ट्रॉन्ग है तो रात को अटैक किया जाता है। गोली बचाओ, बम मारो, जीतना इज द टारगेट। अभी क्या हो रहा है रशिया में, क्या हो रहा है यूक्रेन वॉर में, क्या हो रहा है? कोई दिन रात थोड़ी देख रहे हैं। हाँ, कभी उधर यूक्रेन वाले बम फोड़ देते हैं, कभी रशिया वाले मार देते हैं। तो आजकल की लड़ाई तो ये हो गई ना कि दूर से ही मिसाइल मार दिया, ये कर दिया, ड्रोन भेज दिया, लेकिन सोल्जर्स की जरूरत तो पड़ती है, क्योंकि जितनी टेरिटरी आप कब्जा कर लोगे वहां तक तो सोल्जर्स तो रखना पड़ेगा ना। फिर स्पेशल ऑपरेशंस किए आते हैं कि जब पता है कि वहां पे काफी उनके यूनिट्स हैं जो बैठे हुए हैं, तो वहां पे यूनिट्स को डिस्ट्रॉय करना, उनके व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय करना, टैंक्स को डिस्ट्रॉय करना, उनके प्लेन्स को डिस्ट्रॉय करना, उसके लिए स्पेशल ऑपरेशंस किए आते हैं। देखा है था उरी में वही वाला स्पेशल ऑपरेशंस। हाँ, बहुत बढ़िया मूवी से की। आपको पता है इनकी ट्रेनिंग कितनी टफ होती है? वो कुछ भी नहीं है। 9 से 10 रातों तक सोने नहीं देते आप, 1 या 2 घंटे की नहीं देते बस। और उस हालत में आपको हर तरीके का फिजिकल मेंटल प्रेशर जो है देना पड़ता है। पानी भी नहीं मिलता पीने के लिए साफ।
जिस एरिया में आप हो पानी कहाँ मिलेगा आपको? अब जंगल में ऑपरेशन करें तो पानी ढूंढोगे? नहीं, मैं आधा घंटा रेस्ट करूंगा फिर जाऊंगा लड़ने। चलिए भाई, कर्नाटक वार में आइए आप, ठीक है ना? तो इट वाज स्टार्टेड बिकॉज ऑफ 1758 में क्या हुआ? न्यू फ्रेंच गवर्नर काउंट द लैली came to India, ठीक है? हाँ, लेकिन इससे पहले क्या हुआ था? नवाब ऑफ बंगाल, क्या नाम था नवाब का? बताइए। डेयरी मिल्क दूंगा, 20 रुपये वाला। ₹40 कर दे, चलो ठीक है। सिराजुद्दौला, चलो मैं खा लूंगा। सिराजुद्दौला was defeated by East India Company. Defeated by East India Company. ठीक है। दूसरी तरफ क्या किया 1758 में? काउंट डी लेली ने आते ही क्या किया? अटैक्ड सेंट फोर्ट डेविड। नहीं चला गया, अब ये आ गया तो वो तो वापस बुला लिया ना उसको। वो ट्रीटी में ही था ना, सेकंड में ट्रीटी में ही था कि अगर आपको शांति चाहिए तो इसको लेके जाओ पहले, भूले गए। तंजौर, तंजावुर भी इसे कहते हैं, तमिलनाडु। तंजौर पेंटिंग देखा नहीं आपने? पुराने कैलेंडर देखे, इसमें लक्ष्मी माता के हाथ से पैसा निकलता है, कोइंस। अब बड़े खूबसूरत से वो गोल्डन आर्ट होता है, मुकुट उकुट बड़ा सुंदर दिखता है, बड़ा चमकता हुआ। ये तंजौर आर्ट ही है। पेंटिंग नहीं करते, पितरादुरा, वो ब्यूटिफिकेशन के लिए होता था। पितरादुरा कहते हैं उसको, जो ताजमहल में है। ठीक है। ही ऑल्सो अटैक्ड मद्रास, ये वहीं पे साउथ में। अटैक्ड मद्रास बट फेल्ड, मद्रास नहीं जीत पाया। ठीक है। एंड रिकॉल बस्सी फ्रॉम हैदराबाद, बस यही एक गलती इसने कर दी कि हैदराबाद में कमजोर कर लिया अपने आप को। रिकॉल्ड बस्सी फ्रॉम हैदराबाद।
वो अकेला क्या करेगा, पूरी आर्मी पूरी यूनिट आ गई ना। ऑफिसर को बुलाने का मतलब सबको बुला लिया। इसने आकर के ऑफेंसिव तो रखा अपना अप्रोच, लेकिन यहाँ पे मद्रास के ऊपर अटैक करना और बस्सी को वापस बुलाना, ये दो स्ट्रेटेजिक फेल्योर थी उसकी, जिसका खामियाजा उसको बाद में भुगतना पड़ा। और फ्रेंच जो थे वो हैदराबाद में स्ट्रांग थे, वो वहां पे वो कमजोर हो गए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। पौंडीचेरी, नेक्स्ट लिखिए द एरियाज ऑफ मसूलीपट्टम was taken from नवाब ऑफ हैदराबाद। ये ब्रिटिश ने किया था। द फाइनल ब्लोवर जनवरी 1760। एक बार मैं लिख लूं तो बताता हूँ। जनवरी 1760 ये बैटल ऑफ वनडे वॉस हुआ था, जो बहुत ही ज्यादा डिसिसिव रहा था। ब्रिटिश जनरल आयर कूट, ये बड़ा फेमस जनरल रहे आयर कूट। ये इन्होंने हैदर अली को भी हराया था। ब्रिटिश जनरल आयर कूट डिफीटेड द फ्रेंच आर्मी एट वेंडी वॉश। ठीक है, ये ऐसा कर दीजिए, आर्मी इन द बैटल ऑफ, ज्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने में। and took Bassi prisoner. वेंडी वॉस जगह का नाम है, यहाँ पे लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ वेंडी वॉस, बड़ा इंपॉर्टेंट लड़ाई हुआ था। ये वहीं पे है, कर्नाटक में है। नहीं, एट काट दिया मैंने। इन द बैटल ऑफ एट एंड सॉरी, ये एंड है, एंड टुक बस्सी प्रिजनर। मैं 1 मिनट में साथ समझा देता हूँ। जी, क्या समझ नहीं आया? जी, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 7 ईयर वॉर शुरू हो गया। 7 ईयर वॉर में ऑल ओवर वर्ल्ड अंग्रेजी और फ्रेंच आपस में लड़ रहे हैं। कनाडा में भी लड़ रहे हैं, अफ्रीका में भी लड़ रहे हैं, एशिया में लड़ रहे हैं। इंडिया में जो अपने डुप्लेक्स साहब थे, वो तो पहले सेकंड वॉर में वापस बुला लिए गए। अब यहाँ पे एक नए गवर्नर जनरल आए, काउंट डी लैली। काउंट डी लैली ने आते ही जो है अटैक करना शुरू कर दिया। सबसे पहले कहाँ पर अटैक किया? देखो कहाँ अटैक किया। डेविड में अटैक किया, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे नहीं मिल रहा है। उसके बाद तंजौर में अटैक किया, तंजौर के जो राजा थे उनसे कुछ उनका पैसा बकाया था। उन्होंने गलती क्या करी, मार गए और साथ साथ ही बस्सी को हैदराबाद से वापस बुला लिया। अब इससे क्या हुआ, फ्रेंच जो पोजीशंस थी वहां पे वीक हो गई। इन द मीन टाइम अंग्रेज जो थे उनके पास रिसोर्सेस काफी आ गए, उन्होंने नई आर्मी रिक्रूट कर ली, अपने वार को आगे प्रोलॉन्ग करने के लिए वो तैयार थे। और दूसरी तरफ फ्रेंच जो सरकार थी वो इस लड़ाई को जल्दी जल्दी खत्म करना चाहती थी, क्योंकि लड़ाई में बहुत एक्सपेंसेस हो रहे थे,
खर्चा बहुत हो रहा था, जितना का बिजनेस नहीं हो रहा था उससे ज्यादा एक्सपेंसेस हो रहे थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्रिटिश जो है आगे आगे लड़ाइयां जीतते जा रहे हैं और फ्रेंच जो है वो डिफेंसिव मोड में आ रहे हैं। इसी दौरान बस्सी को बैटल ऑफ वेंडीवॉस में हरा करके आयरकूट ने उसे प्रिजनर बना लिया। क्लियर। और दूसरी तरफ बाकी सारे छोटी मोटी लड़ाइयों में, झड़पों में फ्रांसीसी हारते चले गए और वो पौंडीचेरी में जो है पीछे भागते हुए पौंडीचेरी में जाके छुप गए। और उसके बाद अल्टीमेटली पौंडीचेरी को चारों तरफ से घेर लिया गया। अल्टीमेटली पौंडीचेरी ने भी हथियार डाल दिया। तो थर्ड बैटल जो था उसमें पूरी तरीके से फ्रेंच वर डिफीटेड। They taken shelter in Pondicherry, but Pondicherry was also seized and it was also captured by the British. ये खत्म कैसे हुआ? ये खत्म हुआ ट्रीटी ऑफ पेरिस से इन द ईयर 1763। कब खत्म हुआ? 1763 ट्रीटी ऑफ पेरिस। क्योंकि पूरी दुनिया में लड़ाई चल रही है ना। जब वहां पे खत्म हो जाएगी, यहाँ पे ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। ये कोई इंडियन कारण की वजह से नहीं हुआ था ना। हार गए, बट उनको भी पौंडीचेरी और कुछ एक सेटलमेंट्स दे दिए गए और उनसे ये कहा गया कि वो ना तो आर्मी बना सकते, ना फोर्टिफाई कर सकते, और वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश के अंडर रह के व्यापार कर सकते। लिख लीजिए इसको। They remained with Pondicherry and few other settlements not allowed to build army, fortify their settlement, and only confine themselves in trading activities. Clear? लिख लिया? कल करेंगे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। अभी इंडिया को कॉन्क्वेस्ट करने की शुरुआत नहीं हुई ना, अभी तो जितने भी कंटेंडर्स है उनको हरा रहे हैं ना। ये ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे यहाँ पे, उनके लाइफस्टाइल देखोगे तो आपको पता चलेगा इंडिया को कितना एक्सप्लॉइट किया। छोटे से छोटे ब्रिटिश ऑफिसर्स के पास भी